बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम चैप्टर 5 सेक्शन बी को कंप्लीट किया, जिसमें हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था वो इक्विलिब्रियम के हवाले से था। और उसमें हमने इक्विलिब्रियम कितनी टाइप्स की हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं और उसकी कितनी स्टेट्स हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हवाले से बात करें तो वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको इंशाल्लाह जो हम टॉर्क के हवाले से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एक आध लाइन में मैं बता भी देता हूं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका सम अगर जीरो के बराबर हो तो ऐसे केस में वेक्टर सम, एक बात याद रखना है, ये चूंकि फोर्स एक वेक्टर है तो इनका सम भी वेक्टर सम करना है। तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर या रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या बनेगी, जीरो। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा और इस कंडीशन को आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हो। और इक्विलिब्रियम की जो टाइप होती है इसको कहते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट कर रहे, टॉर्क क्या चीज है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उन सब का वेक्टर सम अगर जीरो आ जाए तो आप कहते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे केस में इस कंडीशन को कहा जाएगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस केस में जो इक्विलिब्रियम कहलाएगी उसे आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देते हो। वैसे थोड़ी वो ये बाकी जो डिटेल होगी वो इंशाल्लाह आपको जब हम टॉर्क पढ़ेंगे तो उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो हमारा आज का जो सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 5 का ही सेक्शन सी शुरू करना है। और इस सेक्शन को हमने जो टाइटल दिया है वो है फ्रिक्शन। तो इसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करना और इसका जो पहला नॉलेज है 5.1 उसमें हमने रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखना है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखेंगे ये क्या चीज होती है। इसमें जो एसएलओ कवर करना है वो क्या है, डिफरेंशिएट क्वालिटेटिवली बिटवीन द रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्वालिटेटिवली डिफरेंस करना है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि क्वांटिटेटिव कोई फार्मूले के थ्रू कोई डिस्कशन नहीं करनी, हमने फिजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। और इसमें एक चीज बताई हुई है कि नो नीड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। खैर मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ये क्या चीज है वो आपको थोड़ा सा बस आइडिया दूंगा। तो हम इस एसएलओ को कवर करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या चीज है। बेटा फ्रिक्शन क्या है, आप लोगों ने डेली लाइफ में भी देखा होगा। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो, उसको मूव करवाने की कोशिश करते हो या मूव करवाते हो, किसी सरफेस के ऊपर मूव करवाओगे। जैसे फर्ज करें ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ब्लॉक है या क्रेट है, इसको ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं या मूव करवाता है। तो होता क्या है, यहां पे सरफेस की रफनेस की वजह से, सरफेस की एक तो ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरी सरफेस होगी, इन दोनों की सरफेस आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं। तो इन सरफेस की रफनेस की वजह से, इनकी रेफरेंस की वजह से होगा क्या कि मोशन को एक अपोजिशन मिलेगी। आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको मूव करवाने के लिए उसमें एक अपोजिशन आएगी, एक रुकावट आएगी, उसे आप क्या कहते हो, फ्रिक्शन का नाम देते हो। अब ये जो फ्रिक्शन है ये सिर्फ सरफेस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सरफेस कितनी रफ है, इसके अलावा ये इस चीज पे भी डिपेंड करती हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कितना प्रेस कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कितनी नॉर्मल फोर्स लगा रही है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट आती हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती है ना, और उस फोर्स को क्या नाम देते हो, नॉर्मल फोर्स का नाम देते हो। तो यहां भी जो नॉर्मल फोर्स है वो कितनी ज्यादा है। और अगर एक ऑब्जेक्ट को आप किसी सरफेस पे ऐसे ही रख दोगे
तो बताओ ये नॉर्मल फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा ये किसकी वजह से लगाएगा? बता सकते हो? इसके वेट की वजह से, क्योंकि इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, और लेकिन चूंकि सरफेस ने इसको सेंटर की तरफ जाने से रोक लिया, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर ये प्रेसिंग फोर्स लगाना शुरू कर देगा, नॉर्मल फोर्स लगाना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा इसका वेट होगा उतनी ज्यादा ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फ्रिक्शन भी इतनी ज्यादा फेस होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन हमारे पास 2 से 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो हमारे पास सरफेसिस की नेचर, दूसरा ये सरफेसिस की ये जो मटेरियल हैं जिनकी सरफेसिस की बात की जा रही है, इनका मटेरियल क्या है, इनका मटेरियल क्या है, किस चीज से बनी हुई है, और तीसरा यहां पे इनकी जो नॉर्मल फोर्स है, इनकी जो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मली जो सरफेस की नेचर होती है उसको अगर फ्रिक्शन में डिस्कस करना हो तो उसके लिए हम एक फैक्टर डिस्कस करते हैं जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये नेचर ऑफ सरफेस को बयान करने वाला फैक्टर है। ठीक हो गया? और नॉर्मल फोर्स चूंकि वेट के बराबर होती है, वेट के थ्रू डिसाइड होती है, तो दूसरा फैक्टर यहां पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें मिलकर किसको बनाएंगी? फ्रिक्शन को बनाएंगी। तो फ्रिक्शन को अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो म्यू एम जी, क्या है? म्यू एम जी। ये एम जी क्या है? वेट है, और ये वेट ही बेसिकली डिसाइड करता है कि यहां पे कितनी ज्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट की जा रही है। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास ये एक मशीन सी बनी हुई है, इस कार्डबोर्ड को ये पर्सन क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है। एक रफ सरफेस के ऊपर पुश कर रहा है और एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पुश कर रहा है। बताओ किस केस में आसानी से ये पुशिंग मिलेगी? स्मूथ सरफेस के ऊपर। इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन कम है, मोशन को कम मुखालफत मिल रही है। जबकि इस केस में ये हमारे पास कंक्रीट सरफेस है, तो कंक्रीट सरफेस में रफनेस ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। अब अगर आप क्या करते हो, एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है, और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस बड़े ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इन दोनों को अगर आप पुश देते हो, इन दोनों पे फोर्स लगाते हो, तो बताओ कौन आसानी से मूव करेगा? छोटे वाला, क्योंकि यहां पे वेट कम है। वेट कम का मतलब इनकी आपस में जो नॉर्मल फोर्स है ऑब्जेक्ट की और सरफेस की एक दूसरे के ऊपर, वो क्या है? वो कम है। तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, और जितनी सरफेस रफ होगी तब भी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अभी हम इसको जो है वो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले जरा सिमुलेशन को देखें। बेटा इस सिमुलेशन में आप चेक करें जरा, इसमें अब इनिशियली यहां पे ये मैंने एक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्ट कर दी है, ठीक है, सरफेस को रफ बना दी है। अब इधर से ये पर्सन क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। ये हमारी अप्लाइड फोर्स होगी। अब ये मैं अप्लाइड फोर्स को यहां पे शो करना चाह रहा हूं, फोर्स की वैल्यूज को, तो वो भी यहां पे लिख दी। मुझे बताएं मैंने अप्लाइड फोर्स कितनी लगाई है? 50 न्यूटन। तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया इसने? नहीं, फ्रिक्शन की वजह से इसमें कोई मोशन नहीं आई। इसका मतलब मुखालफ सिमत में भी यहां पे फ्रिक्शनल इफेक्ट है, यहां पे अपोजिंग फोर्स है। अब अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो जब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? तो ये शर्त है कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर आप देखो तो ये जो ब्लॉक है, ये क्रेट है, ये कुछ देर के बाद रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है? नहीं, मैंने पर्सन को हटा दिया, पर्सन के बगैर ये रुके है। क्यों रुका है? फ्रिक्शन है यहां पे, फ्रिक्शन तो लग रही है। याद रखो रेस्ट स्टेट में जब ऑब्जेक्ट था तब भी फ्रिक्शन थी, और जब मूव कर रहा है तब भी फ्रिक्शन है। आप देख सकते हो, अगर दोबारा इसको मैं मूव करवाता हूं तो ये मूव करवाया, इसको ये मूव किया इसने। अब मैं इसको जो है वो अगर इसको हटा देता हूं तो मुझे बताओ ये कुछ देर के बाद खुद ब खुद रुकेगा। और डेली लाइफ में भी आप देखते हो कि अगर आप एक साइकिल चला रहे हो, उसकी पैडलिंग मारना बंद कर दो, आप अप्लाइड फोर्स को खत्म कर दो, तो क्या होगा?
कुछ देर के बाद रुक जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो मोशन को रोक रही है। तो यहां भी मुझे बताओ, ये ब्लॉक क्या हो गया, रुक गया। तो किसने रोका, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन हमेशा दोनों सिचुएशन में होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वहां भी फ्रिक्शन हो सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में भी फ्रिक्शन वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो अब इन दोनों बातों को हमने डिस्कस करना है। रेस्ट स्टेट में जो फ्रिक्शन है वो किस तरह की होती है, और मूविंग स्टेट में फ्रिक्शन क्या होती है। अच्छा, इस बात की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जरा फ्रिक्शन की डिपेंडेंस तो मैंने आपको बता दी, ये देख भी ले। फ्रिक्शन की डिपेंडेंस मैंने लिखी भी हुई है। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एफर्ट। जो भी आप एफर्ट कर रहे हो मूव करवाने के लिए, हमेशा फ्रिक्शन उसके क्या होगी बेटा, इधर क्या होगी, उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। या फिर आप उसको मूव करवाते हो या मूव करवाने की कोशिश करते हो, फ्रिक्शन ने हमेशा आपकी एफर्ट के ऑपोजिट एक्ट करना है। और दूसरी बात, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। जो सर्फेसिस आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं, उनका मटेरियल कैसा है, वो किस चीज की, मेटल की है, रबर की है, प्लास्टिक की है, किस चीज की है। ठीक हो गया। तो एक तो मटेरियल और दूसरा उनकी सरफेस की रफनेस, सरफेस कितनी रफ है, ठीक है, स्मूथ है या रफ है, ये भी डिपेंड करेगा। और इसके अलावा हाउ हार्ड दे प्रेस टुगेदर, कितना हार्ड ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को प्रेस कर रही है। अच्छा, प्रेस करने से कौन सी फोर्स आएगी बेटा, नॉर्मल फोर्स आएगी। कौन सी फोर्स आएगी, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मली अगर हम किसी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बताओ वो प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल फोर्स किस वजह से होती है, वेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, वेट की वजह से। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा उस केस में नॉर्मल फोर्स भी ज्यादा होगी, और अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वहां पे और क्या चीज ज्यादा होगी, हाँ जी, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है। इस चीज को आप सिमुलेशन से भी देख सकते हो। जरा दोबारा सिमुलेशन दिखाना। जैसे कि ये अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, फोर्स की वैल्यू थोड़ी इसको कम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, मैं अगर एक और ब्लॉक इसके ऊपर रख देता हूं और इसको हटा देता हूं, अब मुझे बताओ ये ब्लॉक जो है अगर लग रहा है, पहले अकेले ब्लॉक ने ज्यादा देर ज्यादा टाइम लगना था इसको रुकने में, लेकिन जब आपने ब्लॉक को डबल कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या ज्यादा कर दिया, वेट ज्यादा कर दिया है। जब वेट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, इसलिए जल्दी रुक जाएगा, इसलिए जल्दी रुक जाएगा। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई कि जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स या वेट पे डिपेंड करती है। वापस आ। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये जो फ्रिक्शन है इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं डेप्थ में। नॉर्मली क्या होता है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, अब दिखने में मैक्रोस्कोपिकली जाहरी तौर पर आप ये देख रहे हो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो ज्यादा है। जितना भी इसका साइज है उतना ही इसका एरिया इस सरफेस के साथ इन कॉन्टेक्ट है। ऐसी नजर आ रहा होता है। ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है। क्या है, माइक्रो नहीं, कौन सा, मैक्रोस्कोपिक व्यू है। लेकिन आप जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो ये जो सरफेस आपस में इन कॉन्टेक्ट नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। ये क्या नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, इनमें रफनेस होती है। और रफनेस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कहीं उभार होगा और कहीं गड़ा होगा। कहीं क्या होगा, उभार होगा और कहीं गड़ा होगा। आप डिप कह लो और पीक्स कह लो। क्या कह लो, डिप्स होंगी या पीक्स होंगी। पीक्स को एस्पेरिटीज भी कहती हैं। क्या कहते हैं, एस्पेरिटीज। और जो डिप है उसे वैलीज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वैलीज। तो खैर आप ये वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप इतना याद रखो कि डिप और पीक होती हैं। अच्छा, अब डिप और पीक की वजह से होगा क्या, मुझे बताओ। क्या ये पूरी की पूरी जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट की सारी दूसरे सरफेस के साथ इन कॉन्टैक्ट है? ये तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर इन कॉन्टैक्ट है। यहां पे देखो इस पॉइंट पे इन कॉन्टैक्ट है,
यहां पे कॉन्टेक्ट है, यहां पे कॉन्टेक्ट है, पूरी की पूरी दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में होल तौर पर कनेक्शन में नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे ये कनेक्शन बन रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर कुछ पॉइंट्स पे कनेक्शन बनेगा तो बताओ ओवरऑल जो हमारा कॉन्टेक्ट एरिया फिर कम हो गया। तो दिखने में तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह क्या होती है? हाँ जी, रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना मर्जी आप स्मूथ कर लो, लाजमी वहां पे सरफेस के अंदर क्या होती है, रफनेस होती है। तो उसकी वजह से कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया। अब मुझे बताओ, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया होता है। अब जो फोर्स लग रही है एक सरफेस की दूसरी सरफेस के ऊपर, वो तो ऊपर वाली सरफेस की वेट की वजह से लग रही, और वो तो फिक्स है, फोर्स तो फिक्स हो गई, लेकिन जो एरिया है कॉन्टेक्ट एरिया वो क्या है, वो ज्यादा या कम है? कम है, कॉन्टेक्ट एरिया कम है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स कुछ कम है हमारे पास। तो कॉन्टेक्ट एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, है बेटा? एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो ऊपर वाली सरफेस है जब बहुत ज्यादा प्रेस करेंगी तो एटम्स क्लोज आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एटम्स आपस में बड़े करीब हो जाएंगे और उनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जिसको अडहेसिव फोर्स कहते हैं। डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, डिफरेंट मटेरियल के एटम के दरमियान, जैसे आपके पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इसके अपने एटम्स हैं, इसके अपने एटम्स हैं, तो ये दो डिफरेंट मटेरियल्स के एटम्स की बात हो रही। तो टू डिफरेंट मटेरियल्स के एटम्स के बिटवीन जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? अडहेसिव फोर्स। और सेम टाइप के एटम्स, एक ही मटेरियल के जो एटम्स हैं, सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये अडहेसिव फोर्स है। इसका मतलब अडहेसिव फोर्स होती है चिपकने वाली फोर्स। एटम्स बड़े करीब हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। एक इंटरलॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब ये इंटरलॉकिंग मोशन को क्या करेगी? हम मूव करवाना चाह रहे हैं, तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से मोशन को अपोजिशन मिलेगी। तो इसका मतलब यही बेसिकली फ्रिक्शन का काज है। फ्रिक्शन का काज फिर क्या है? ये इंटरलॉकिंग है। ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, रियल कॉन्टैक्ट ओनली अकर्स एट सर्टेन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स के ऊपर रियल कॉन्टैक्ट हो रहा है। जाहिरी तौर पर तो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन रियल कॉन्टैक्ट क्या है? कुछ पॉइंट्स के ऊपर है। वेयर सरफेस रफनेस इंटरलॉक। बात समझ आ गई? सरफेस रफनेस क्या हो जाएगी? इंटरलॉक हो जाएगी। उस इंटरलॉक की वजह से मॉलिक्यूलर एडहेजन क्या होगी? वो एटम को आपस में चिपका देगी, और इस चिपकने की वजह से वहां पे ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपने फ्रिक्शन की असल वजह पढ़ी। नॉर्मली ये वाला जो केस होता है, ये रुके हुए ऑब्जेक्ट को दिक्कत मिलती है इस वजह से, या एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करवाते हो तो तब ये दिक्कत होगी। ठीक है, एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हो तो तब इस तरह की दिक्कत आती है, अडहेसिव बॉन्डिंग आ जाती है। अडहेसिव बॉन्डिंग एक इंटरलॉकिंग कर देती है, कोल्ड वेल्डिंग कर देती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। लो बेटा, अब एग्जांपल डेली लाइफ में देखिए आप, ये हम जो वॉक करते हैं ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। कभी आप मड में वॉक करके दिखाओ, कीचड़ में चल सकते हो? वहां पे वो जो कीचड़ होता है, वो जो यहां पे बने थे डिप्स और उबार और गड़े, वो सारे कीचड़ क्या कर देते? फिल कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे दो सरफेस ज्यादा स्मूथ हो जाती है, आपका पांव और वो जो नीचे सरफेस है, और उसके ऊपर चलना क्या हो जाता है? मुश्किल, स्लिप हो जाते हैं, स्लिप होती है ना। तो एक बात, जब वॉकिंग भी फ्रिक्शन की वजह से है, हमारी जो गाड़ी के टायर हैं वो भी रोल कर रहे हैं, वो भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अदरवाइज स्लिप हो जाए, वेट रोड के ऊपर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स आप खेलते हो, वो भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। अब फ्रिक्शन जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप की है। आप डेली लाइफ में इस तरह के सिनेरियो देखते हो, इसमें ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो यहां भी फ्रिक्शन होती है, लेकिन कब होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और इवन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, तब भी फ्रिक्शन होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है,
क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी फ्रिक्शन होती है। तो हमने इन तमाम फ्रिक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। मेजर फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं। मेजर फ्रिक्शन की बेटा एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है जी बेटा? स्टैटिक का मतलब रुके रहना, रुकी हालत में, स्टेशनरी हालत में, रेस्ट हालत में जो फ्रिक्शन होगी उसे आप क्या कहते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हो। अच्छा, ये मैं अगर कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे पड़ा हुआ है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, बताओ इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है? नहीं बेटा, फ्रिक्शन तब आनी है जब आप इसको मूव करवाने की कोशिश करते हो। मूव करवाते हो या मूव करवाने की कोशिश करते हो। अच्छा बेटा, अभी जरा इसमें देखो होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट, बेटा सुनो, इस ऑब्जेक्ट का वेट और इसके अलावा सरफेस की रफनेस, इसके ऊपर लगने वाली जो मैक्सिमम रेस्ट हालत में फ्रिक्शन उसको डिसाइड कर देती। और उसको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हो, म्यू एम जी। ठीक है, ये डिसाइडेड है। फर्स्ट करो, अगर ये वैल्यू है हमारे पास 100 न्यूटन, क्या है, इस फार्मूले से जो फ्रिक्शन यहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रेस्ट हालत में है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है इसके ऊपर, वो 100 न्यूटन है। ये अब जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, फर्ज करो आपने लगाई 20 न्यूटन फोर्स, तो उस वक्त फ्रिक्शन यहां पे 100 न्यूटन नहीं होती, फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट होती। जरा गौर से सुनना है, फ्रिक्शन किसके साथ एडजस्ट होती है, हमारी अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट होती। जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन, तो मुखालिफ सिम्मत में भी फ्रिक्शन 20 न्यूटन बिल्डअप होती है, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और ये ब्लॉक मूव नहीं करता। फिर आप क्या करते हो, यहां पे फोर्स को बढ़ा देते हो और कर देते हो 50 न्यूटन। हाँ जी, जब आप फोर्स अपनी 50 न्यूटन करोगे, उधर से फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, और फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, वो भी 50 न्यूटन होगी। अगेन यहां पे क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग, और यहां पे नेट फोर्स 0 होगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आप फोर्स बढ़ाते बढ़ाते क्या करते हो, आप अपनी फोर्स को ले जाते हो 100 न्यूटन पे, तो उधर से फ्रिक्शन भी क्या होगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट बस जस्ट मूव करने वाला है, लेकिन अभी मूव नहीं करेगा। अब अगर आप क्या करते हो, इधर फोर्स कर देते हो 101 न्यूटन, अब आपकी जो फ्रिक्शन है वो 100 से ऊपर नहीं जानी। ये मैंने पहले बताया कि रेस्ट हालत में एक जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट का वेट और सरफेस डिसाइड कर देती है, लेकिन ऑल द टाइम उतनी फ्रिक्शन नहीं लग रही होती। फ्रिक्शन डिपेंड करेगी हमारी अप्लाइड फोर्स पे, लेकिन वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी फ्रिक्शन, जो भी उसका वेट और सरफेस की रफनेस ने डिसाइड किया, और उसको मैंने यहां पे सपोज कर लिया 100 न्यूटन। मेरी बात को समझे हो? तो ये एक बात आपको समझ आ गई कि स्टैटिक हालत में जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होती। वो क्या नहीं होती, कांस्टेंट। वो अपनी एक जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, जिसको आप कहते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट, जो रोकती है द स्टार्ट ऑफ द मोशन, मोशन के स्टार्ट होने को रोकती है, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो आपस में क्या है, इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, उनकी मोशन के स्टार्ट को रोक रही होती है। इट इज प्रेजेंट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सरफेसेस। ये वाली फ्रिक्शन तभी होगी जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तब ये वाली फ्रिक्शन होगी। अगर मूवमेंट हो गई तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कब तक है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगला पॉइंट देखो, मोशन अकर्स, मोशन कब होगी, ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर जाएगी हमारी अप्लाइड फोर्स, तो तभी ऑब्जेक्ट किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो ये आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक हो गया बेटा। और इसमें भी इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग की रीजन मैंने आपको बता दी वो क्या है। अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब अगर आपकी अप्लाइड फोर्स
स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब मूव करेगा तो एक बात याद रखो कि वो जो उभार और गड़े थे पहले जकड़े हुए थे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो ऊपर ऊपर मूव करेंगे। क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे मोशन को एक अपोजिशन मिल रही होती है। उस अपोजिशन को क्या कहते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मोशन की हालत में जो फ्रिक्शन होगी उसे क्या कहोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरा इसका नाम है डायनामिक फ्रिक्शन। क्या नाम है, डायनामिक फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी उसमें मुंतकिली हो जाती है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है, देन काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, कम्स इनटू एक्शन, एक्शन में आ रही। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन थी, लेकिन जब मोशन शुरू हो गई तो तब कौन सी फ्रिक्शन आ गई बेटा, हाँ जी, डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट दो सरफेस आपस में इन कांटेक्ट हैं उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी उनकी। जैसे जरा देखो यहां पे ये दो सरफेस इन कांटेक्ट है, ऊपर वाली सरफेस किधर जाना चाह रही है, राइट साइड पे। इसकी मोशन, इसको जो फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी ऊपर वाली सरफेस को, वो लेफ्ट साइड पे फेस करना पड़ेगी। अब जरा नीचे वाली सरफेस को बताओ, नीचे वाली सरफेस अगर ऐसे मूव करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो बताओ नीचे वाली सरफेस किधर जा रही है, इधर। तो बताओ इसको फ्रिक्शन किधर फेस करना पड़ेगी, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के मुखालिफ होगी, हाँ जी, इस तरफ। तो ये आपने याद रखना है, दोनों फोर्सेस जो आपस में रिलेटिवली मूव करवाई जा रही हैं, ठीक है ना, उनको जो फ्रिक्शन फेस करना पड़ रही है वो उनकी मोशन पे डिपेंड करती है। ऊपर वाली सरफेस की मोशन अगर राइट साइड पे है तो इसको फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे फेस करना पड़ेगी, और नीचे वाली सरफेस की मोशन अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसको फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी किस तरफ, राइट साइड पे। बात को फॉलो कर लिया। ये कौन सी फ्रिक्शन होगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ये थोड़ा आगे ये लिख भी दिया है कि हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह यूज करके वो जो उबार और गड़े होते हैं वो अगर फिल कर दें तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। खैर, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा ये दो तरह की होती है, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी अगर मैं एक सरफेस पे दूसरी सरफेस को स्लाइड करता हूं, क्या करता हूं, स्लाइड करता हूं, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगी उसे क्या नाम देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि यहां पे एक बुक है, अगर मैं टेबल के ऊपर इसको स्लाइड करूंगा तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी दैट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी इन दोनों सरफेस की रिलेटिव मोशन को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। ठीक हो गया बेटा, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली। और इसकी एग्जांपल भी दे दी है कि एक बुक को आप एक टेबल के अक्रॉस मूव करवा रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तो इसको जो फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। बेटा जो रोलिंग फ्रिक्शन है, नॉर्मली जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल है, जैसे एक गाड़ी का व्हील है, ठीक है। अब इसको जो रोल करते हुए फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी उसे क्या कहोगे, रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दोगे। तो ये लिखी भी हुई है बात, व्हेन अ राउंड ऑब्जेक्ट सच एज अ व्हील और बॉल रोल्स ओवर अ सरफेस, बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस डिफॉर्म। ये डिफॉर्म का मतलब क्या है, ये जरा सुन लो बेटा, मुझे बताएं, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इस केस में हमारे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होंगे, और अगर एक राउंड ऑब्जेक्ट है तो इसमें मुझे बताओ कि इसमें इस बॉल का कुछ एरिया इस सरफेस के साथ इन कॉन्टेक्ट है, तो बताओ यहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होंगे, थोड़े होंगे। यहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट बहुत ही कम होंगे रिलेटिवली इस फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिहाज से। फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो गोल ऑब्जेक्ट है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो बहुत ही कम होंगे। और अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट कम है तो एरिया बहुत ही कम, और एरिया कम होने की वजह से बताओ इसका वेट तो उतना ही होगा जितना है, फोर्स तो वेट की वजह से लग रही होती है। तो एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर, अब है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, एरिया कम, नीचे वाला फैक्टर छोटा हो ना, तो ओवरऑल आंसर रेशो का बड़ा आता है। तो ज्यादा प्रेशर जब लगेगा तो प्रेशर की वजह से चीजें क्या हो जाती, बिगड़ नहीं जाती, उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। तो क्या होगा, वो सरफेस बिगड़ जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगी, और डिफॉर्म होने की वजह से वो सरफेस के एटम एक दूसरे के अंदर
धंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कभी आपने गाड़ी का टायर देखे, वो भी थोड़ा डिफॉर्म हुआ होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये यहां पे डिफॉर्मेशन आ जाती है। अब इस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करना है। जाहिर है एटम्स आपस में धंस गए, अब अगर आप मूव करवाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। वहां पे एक आपकी अप्लाइड फोर्स को एक मुखालफत मिलेगी। अगर ये रोल कर रहा है तो उस मुखालफत को क्या कहोगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहोगे। तो डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए हमें ये फोर्स लगाना पड़ती है। ठीक हो गया बेटा? तो इसमें याद रखना है, इसमें मैंने एक डिफरेंस भी लिखा हुआ है, इस डिफरेंस को जरा क्लियरली देख लो। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है occurs when two surfaces slide over each other causing the resistance due to adhesive forces। ये हमने adhesion की बात की थी ना, ठीक है ना? adhesive force की वजह से जो अपोजिशन आती है वो अपोजिशन बेसिकली कौन सी होती है? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक हो गया? और एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स के ऊपर ये होगी। और इसके अलावा एक और बात याद रखो, जब आप एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को रखते हो किसी सरफेस के ऊपर, तो इस ऑब्जेक्ट के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं पूरी मोशन के दौरान मुसलसल इन कॉन्टेक्ट रहेंगे नीचे वाली सरफेस के साथ। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस के ऊपर मूव करवाया जा रहा है, ये क्या होगा? अगर मूव कर भी रहा हो तो फिर भी क्या है, इसके जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं वो ऑल द टाइम किस में रहेंगे? इन कॉन्टेक्ट रहेंगे। किसके साथ? सरफेस के साथ। लेकिन जब आप रोलिंग की बात करते हो तो रोलिंग में ये वाला पॉइंट अभी इन कॉन्टेक्ट है और कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट इन कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो क्या हो रहे हैं? मुसलसल चेंज हो रहे हैं। तो वहां पे सेम कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑल द टाइम कनेक्शन में रहती हैं, जिसकी वजह से मोशन को मुसलसल क्या मिलती है? रुकावट मिलती है। तो ये एक मेन डिफरेंस मैंने यहां पे आपको बता भी दिया, देख भी सकते हो। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस एनर्जी टू ओवरकम दीज एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस वाली बात मैंने समझा दी ना शुरू में। मैंने शुरू में कहा था वो जो एडहेजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादातर अफेक्ट करती है स्टैटिक फ्रिक्शन को और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के हवाले से बात की जा रही है। मेकिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिलेटिवली हाई। ये एडहेजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रिलेटिवली क्या होगी? हाई होगी। और दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की रफनेस की वजह से, एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, इसकी वजह से। अब आ जाओ जरा रोलिंग की तरफ। रोलिंग में क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन हैपन्स व्हेन राउंड बॉल लाइक अ wheel or ball rolls over a surface. The resistance here is primarily due to, हाँ जी, due to the deformation of the object. बेटा पहले वाले केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन का रोल किसका था? एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग, डिफरेंट एटम्स आपस में स्टिक करके बॉन्डिंग हो गई। वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, वो एक फिजिकल बॉन्डिंग होती। जबकि यहां पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसमें मेन काज क्या है? डिफॉर्मेशन। हाई प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है बहुत कम होते हैं और एरिया बहुत ही कम, कॉन्टेक्ट एरिया कम, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है? वहां पे वो डिफॉर्मेशन आ जाती है। अब उस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती। तो इसका मतलब हमारे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वजह क्या है? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। जबकि स्लाइडिंग में मेन काज क्या है? एडहेजन बॉन्डिंग है। ठीक है? और ये सारी बातें जो आपने देख ली, उसके नीचे क्या लिखा है? एंड द सरफेस एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है? कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो सरफेस कितनी है, विच रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन इज अ टिपिकल मच लोअर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मेकिंग रोलिंग अ मोर एफिशिएंट वे टू मूव द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है बेटा? आप देखते हो कि रोलिंग में चीजें आसानी से मूव करती हैं और स्लाइडिंग में मुश्किल होती हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। डिफॉर्मेशन आसानी से ओवरकम हो जाती है। लेकिन जो एडहेजन है जिसमें कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो जाता है
उसमें मूव करवाना डिफिकल्ट होता है। तो स्लाइड करना डिफिकल्ट है और रोल करवाना आसान होता है, इसीलिए चीजों को रोलिंग बना दिया जाता है, यानी राउंड बना दिया जाता है, स्फेरिकल बना दिया जाता है। ये बात तो आपने डिस्कस कर ली। जैसे कि मशीनों के अंदर जब दो सरफेस आपस में इन कांटेक्ट हो रही होती है ना, तो वहां पे ये बॉल बेरिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मशीनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, स्फेरिकल ये बॉल है, इनको क्या कहते हैं, बॉल बेरिंग। इससे ये होता है कि आसानी से मूवमेंट हो जाती है एक सरफेस की दूसरी सरफेस के ऊपर। तो ये आपने जो है वो रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड किया, और आज का हमारा लेक्चर यहां पे इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।